बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर ऑफिशियल। आज हम पाकिस्तान सीरीज एपिसोड नंबर 21 में डिटेल में बात करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन विच टर्न्ड इनटू इजराइल। कैसे एक रियासत, कैसे एक ऐसा इलाका जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर एक आज़ाद मुस्लिम इलाका था, वो इसराइल बन गया। इसके ऊपर हम डिटेल में अरब वर्ल्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्स्पिरेसीज का भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1897 में थियोडोर हर्जल नामी एक ज्यूइश शख्स ने प्रपोज की थी अ ज्यूइश स्टेट, और इंटरनेशनली वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉन्फ्रेंस रखी थी स्विट्जरलैंड बैसल के अंदर। और यहाँ पर इन्होंने पहली दफा जो जूइश कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहली दफा रीशेप किया था, और इनका मानना ये था कि इससे पहले कि मसाया आए हमें एक रियासत बनानी पड़ेगी, और वहीं पर जाकर के रियासत बनानी पड़ेगी जहां से यहूदियों को पिछले कई हजार सालों से निकाला जा चुका है। याद रखिएगा, थियोडोर हर्जल ने जो जूइश क्वेश्चन रेज किया था, थियोडोर हर्जल ने जो जूइश स्टेट की बात की थी, वो बात की थी फलस्तीन यानी पैलेस्टाइन के अंदर। और ठीक 20 सालों के बाद 1917 से ऑनवर्ड पैलेस्टाइन के अंदर ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दी। यहीं से एक कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होती है जिसमें हम देखते हैं कि एक आजाद मुसलमान इलाका जिसका नाम फलस्तीन था, उसको एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर और एक कॉन्स्पिरेसी से गुजार कर यूके, फ्रांस और अमेरिका की मदद से इजराइली रियासत बनाया गया। इसमें बहुत सा किरदार मुसलमानों का है और बहुत सा किरदार ऐसे अरब मुस्लिम्स का है जिन्होंने ना सिर्फ ऑटोमन एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया के साथ गद्दारी की, बल्कि इस्लाम के साथ भी गद्दारी की। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से कुछ स्पाइस जो थे वो पूरे के पूरे अरब में भेजना शुरू कर दिया। अगर आप सामने नक्शे में देखें तो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ऑटोमन एम्पायर नजर आती है, और इधर आपको एक अरेबियन पेनिनसुला नजर आता है, सऊदी अरबिया का इलाका जिसको तब हजाज कहा जाता था। और इसी तमाम के तमाम इलाके के साथ बाकी इलाके भी जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे, उसमें इराक था, कुवैत था, लीबिया था, मिस्र था जिसको अजब कहते हैं, जॉर्डन, उर्दन था, और बहुत से इलाके इनके पास पहले से थे। लेकिन जो ऑटोमन एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया थी, उसके होते हुए किसी सूरत भी यहाँ पर जो टेम्पर ऑफ सॉलमन है ये बनाया जा ही नहीं सकता था। कोई ये जो जूइश स्टेट है उसका क्याम किया ही नहीं जा सकता था। इसीलिए 20वीं सदी के आगाज के पहले 10 सालों में 1901 से लेकर 1910 तक ब्रिटेन यानी यूके के अंदर और अमेरिका के अंदर बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज की गई, और अरब वर्ल्ड के अंदर जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर अरब मौजूद थे और जो उनकी सॉवरेनिटी के अंडर रह रहे थे, उनको रिबिलियस यानी बगावत पर उकसाया गया और उसके लिए बेबहा पैसा भी बहाया गया। होता कुछ यूं है कि एक शख्स जिसका नाम हुसैन इब्ने अली अल हाशमी है, जो कि बेसिकली पैदा भी एक ऐसे इलाके में हुए जो कि ऑटोमन एम्पायर का उस वक्त दारुल खिलाफा माना जाता था, कॉन्टेस्टिनोपल, और वहां पर ये रहा भी करते थे। इनकी कुछ तारीख कुछ ऐसी है कि हुसैन इब्ने अली अल हाशमी जो बाद में शाह हुसैन, किंग हुसैन या शरीफ और मक्का, शरीफ ऑफ मक्का के नाम से मशहूर हुए, ये बेसिकली शरीफ अली बिन मोहम्मद के बेटे थे। और इनके दादा जो थे मोहम्मद इब्ने अब्दुल मोइन, वो अमीर मक्का भी रह चुके थे। तो इसलिए इस खानदान को उस्मानिया खिलाफत के सामने बहुत सी कदर मंजिलत और इज्जत का मुकाम हासिल था। ये वहां पर पले बड़े भी थे। लेकिन एक बात जो तशवीश में डालती है वो ये थी कि 1893 के करीब जो हुसैन इब्नुल हाशिम हैं, यानी जो बाद में शरीफ मक्का बनते हैं, जिनकी तस्वीर आपके सामने मौजूद है, इनके ऊपर कुछ इल्जामात भी थे जिस वजह से जो उस्मानिया खिलाफत थी वो इनसे काफी ज्यादा नाला भी थी। लेकिन 1908 में कुछ ऐसी बगावत होती है, यंग तुर्क्स रेवोल्यूशन लेकर आते हैं और खिलाफत उस्मानिया का जो
اندر کا خلافت کا نظام تھا، سلطنت کا نظام تھا، اس میں کچھ نئے لوگ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر جو حسین ابن علی الہاشمی جو ہیں، ان کو والی مکہ یعنی شریف مکہ بنا کر 1908 میں حجاز بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ حجاز میں آتے ہیں اور کافی زیادہ عرب نیشنلزم کو پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ 1893 میں پہلے بھی ان پر الزام تھا۔ اس وجہ سے بہت سے برٹشرز، امریکنز اور اسپیسیفکلی یورپینز جو اس وقت کے لیجٹمیٹ اتھارٹیز تھیں، ان کے ساتھ کنیکشن اور رابطے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو کہ خلافت عثمانیہ میں دراڑیں ڈال سکتا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ لارنس آف عربیہ کے نام پر کچھ لوگوں کو بھیجا گیا مکہ کے اندر، بہت سے لوگوں کو حجاز اور نجف میں بہت سے اور علاقوں میں بھیجا گیا، اور ایک کانسپریسی بنائی گئی 1912 کے قریب، جس میں جو حسین علی الہاشمی شریف مکہ ہیں، انہوں نے برٹشرز کے ساتھ کچھ خط و کتابت کی۔ یہ خط و کتابت کافی عرصہ چلتی رہی، اور ٹھیک 1915-1916 میں جو میک موہن، لیفٹیننٹ کرنل میک موہن، جو برٹش ہائی کمشنر ایجپٹ یعنی مصر میں تھے، ان کے ساتھ ان کی ایک ڈیل فائنلائز ہو گئی، اور اس ڈیل کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ یہ بغاوت بھی کریں گے ترکوں کے خلاف یعنی خلافت عثمانیہ کے خلاف، اور ایک نیا نظام بھی لے کر آئیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ان کی ایک اور کمٹمنٹ بھی ہوئی کہ جو دوسرا نیا نظام ہوگا اس میں یہ کسی بھی صورت خلیفہ کا نظام نہیں لے کر آئیں گے۔ اس میں انہوں نے جو اس وقت کے اتھارٹیز تھیں، جس طرح ہینری میک موہن تھے، کچھ برٹش اتھارٹیز تھیں یو کے اندر، ان کے ساتھ ڈیل کی، اور 7 ملین یو کے پاؤنڈ، سٹرلنگ پاؤنڈ کی ڈیمانڈ کی، جو پیسے انہیں دے بھی دیے گئے، جس کے تحت پھر انہوں نے ایک پوری کی پوری کانسپریسی کی۔ اور وہ کانسپریسی بہت کلیئر ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب پہلی جنگ عظیم کے دوران جو خلافت عثمانیہ ہے، یہ جرمنز کے ساتھ تھے، اور یہ باقی کی مخالف جو قوتیں تھیں، جس میں اسپیسیفکلی فرانس تھا، کچھ حد تک اٹلی تھا، یو کے تھا، اور دوسری طرف رشیا تھا، کہ ان کے خلاف اپنے محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے۔ شریف مکہ یعنی علی ہاشمی علی الحسین نے کیا کیا؟ انہوں نے مکہ کے اندر یہ دیکھا کہ جتنی بھی فوجیں، ترک فوجیں ہیں، وہ ڈیفرنٹ محاذوں پہ لڑ رہی ہیں، اور صرف وہاں پر 1000 کے قریب ہی فوجی موجود ہیں۔ تو انہوں نے علم بغاوت بلند کیا، اور ایک دن صبح کے ٹائم اپنی ونڈو سے ایک فائر کیا، ایک بلٹ فائر کیا، اور بغاوت کا اعلان کیا، اور 3-4 دن گھمسان کی ریبیلیس فائٹ کی، اور اس کے بعد انہوں نے ترکوں کو وہاں سے نکال دیا، اور فوری طور پر ہی برٹشرز نے ان کو ڈیورنگ فرسٹ ورلڈ وار، جنگ کے دوران ہی ان کو ایکسپٹ بھی کر لیا، ان کی حکومت یعنی کنگشپ کو بھی ایکسپٹ کر لیا، اور 1916 میں انہوں نے پہلی بار اناؤنس کر دیا حجاز کے اندر اپنی حکمرانی کو، اور یہ کنگ آف حجاز بن کر کے سامنے آئے۔ جب یہ کنگ آف حجاز بن گئے، اب ان کو برٹشرز کی بھی بات ماننی تھی، ان کو امریکنز کی بھی بات ماننی تھی، اور اب وہ مدعا جو سامنے آ رہا تھا، جس کے لیے سارے کا سارا معاملہ کیا گیا کہ کسی طرح آٹومن امپائر یعنی عثمانی خلافت کو ڈیمیج کیا جائے، جنگ میں ہرایا جائے، حصے بکھرے کیے جائیں، جو عرب ورلڈ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ممالک بنا دیے جائیں، جو کہ بعد میں بنے بھی۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ کام جو تھا، جو کہ تھیوڈور ہرزل کی ایک اپروچ تھی، فیوچرسٹک اپروچ تھی، کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کو پوری دنیا سے لا کر کے اکٹھا کر کے آباد کاری کی جائے، اور پہلی بار 1916-17 میں اوپنلی یہودیوں کی آباد کاری جو ہے وہ امریکہ اور یو کے کی طرف سے لوگوں کو ایلیا کے نام پر یہاں پر لایا گیا، اور یہودیوں کو پراپر طور پہ آباد کرنا شروع کر دیا گیا۔ یہ کام ابھی کسی ایک حق میں نہیں تھا، یعنی پوری طرح سے جو شریف مکہ تھے وہ اس حق میں نہیں تھے کہ پراپرلی یہودیوں کی فلسطین میں آباد کاری کی جائے۔ اس وجہ سے ان کے درمیان اور برٹشر کے درمیان کافی زیادہ خفگی شروع ہو گئی، اور برٹشرز نے 1917 میں
जब ओपनली बालफोर डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर दी, अनाउंस कर दिया ज्यूइश स्टेट को, और यहूदियों से मदद मांगी और उनको कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनका साथ दें और प्रॉपर तरीके से फलस्तीन के अंदर एक यहूदी आबादकारी की जाएगी, यहूदी रियासत का क़याम किया जाएगा, इजराइल का क़याम किया जाएगा, तो जो शरीफ मक्का हैं हुसैन इब्ने अली अल हाशमी, द किंग ऑफ हिजाज, वो काफी नाला रहे इंटरनेशनल पावर से। इसी के साथ साथ 1919, 20 और 21 के दौरान जब जंग कंक्लूड की जा रही थी, टर्की से खिलाफत का सफाया किया जा रहा था, खात्मा किया जा रहा था, तो एक नए उम्मीदवार अरब वर्ल्ड के अंदर सामने आते हैं जिनका नाम है अब्दुल अजीज इब्ने साउद। अब्दुल अजीज इब्ने साउद बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे थे और वो उन्हीं ब्रिटिशर मास्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और उनसे डिमांड कर रहे थे, और जो अब्दुल अजीज इब्ने साउद हैं, उन्होंने 5,000 पाउंड पर मंथ ब्रिटिशर से मांगा और उनको कहा कि मुझे ये पेमेंट चाहिए क्योंकि मेरी इस वक्त जो अथॉरिटी है वो सिर्फ नजद के इलाके में भी है और मैं रिबेल करूंगा शरीफ मक्का के खिलाफ, और जो आपके जितने भी प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंगली एक नई गवर्नमेंट बनाना चाहता हूं और मुझे आप सपोर्ट करें। शरीफ मक्का इस वक्त इन तमाम चीजों को चूंकि जान चुके थे, तो उन्होंने खिलाफत का भी ऐलान कर दिया, अपने आप को खलीफा अनाउंस कर दिया, चूंकि खिलाफत उस्मानिया खत्म हो रही थी। ब्रिटिशर का शरीफ मक्का के साथ ये अग्रीमेंट था कि यहाँ पर सिर्फ बादशाहत चलेगी, दोबारा खिलाफत का नाम मुसलमानों के लिए नहीं होगा, कोई यूनाइटेड खिलाफत नहीं होगी, और यही काम ब्रिटिशर करना चाहते थे। क्योंकि एक चीज याद रखी जाए कि फलस्तीन के अंदर एक यहूदी रियासत के क्याम का मकसद ही ये था कि दोबारा कभी मुसलमान खिलाफत के नाम पर इकट्ठा ना हो सके। तो क्या किया उस वक्त के अंग्रेजों ने, अब्दुल अजीज इब्ने साउद को शरीफ मक्का के खिलाफ उकसाया, इनको फंड फराहम किए, इनको फौजें फराहम की, और एक और घुमसान की जंग हुई, और जो अब्दुल अजीज इब्ने साउद हैं उन्होंने शरीफ मक्का यानी हुसैन इब्ने अली अल हाशमी की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया, उनको वहां से भागने पर मजबूर किया। उस वक्त तक सीरिया यानी शाम और उसके साथ साथ जॉर्डन यानी उर्दन में शरीफ मक्का के दोनों बच्चों की भी हुकूमत मौजूद थी, तो वो वहां पर चले गए, और पीछे से जो अब्दुल अजीज इब्ने साउद हैं उन्होंने दो काम किए। पहला काम तो उन्होंने ये किया कि खिलाफत को ऑल टुगेदर डिनाउंस कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, और खुद भी बादशाहत का ऐलान किया। और ये जो बादशाहत का ऐलान किया, इस बादशाहत के ऐलान में इन्होंने हिजाज को बदल कर सऊदिया अरब के नाम से अनाउंस किया, और उसके साथ साथ एक और काम किया कि मुसलमानों के लिए एक नया फितना भी अपने साथ लेकर आए, जिसको वहाबी फॉर्म ऑफ इस्लाम कहते हैं, वहाबीइज्म कहा जाता है, जो कि एक बहुत फरोशियस और बहुत एग्रेसिव फॉर्म के तौर पर जाना जाता है, जंगो जदल और जहाद के नाम से जाना जाता है, जिसको पॉलिटिसाइज किया गया। और अब जो नया नक्शा हमारे सामने अरब वर्ल्ड का आता है, अरेबियन पेनिनसुला का आता है, वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर कभी हुआ करता था। दूसरी तरफ उस्मानिया खिलाफत को खत्म कर दिया गया, रुखसत कर दिया गया, और वो तमाम ताकतें, तमाम अथॉरिटीज उनसे ले ली गई। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट जो कि 1919 में हुआ, जो कि बहुत ज्यादा दिल खराश था। जनरल एलन बे के अंडर ब्रिटिश आर्मी और उस वक्त के मुत्तहिदा बर्रे सगीर यानी इंडो पाक से कुछ जो ज्वाइंट आर्मी थी जिसने ब्रिटिश को ज्वाइन किया था, उसमें कुछ पंजाबी मुसलमान भी थे, उनको मिला करके जेरूशलम यानी यरूशलेम के ऊपर हमला किया गया। मस्जिद अक्सा का जो एरिया है वो ऑटोमन्स जो सिपाही वहां पर गार्ड्स खड़े थे उनसे आजाद करवाया गया, और ओपनली यहूदियों को पूरी दुनिया से इकट्ठे करके वहां पर आबादकारी करना शुरू कर दी गई। जैसे जंग खत्म होती है तो नक्शा आपके सामने है, ये सारे का सारा जो किसी दौर में ऑटोमन एम्पायर होता था, इराक, सीरिया, सऊदी अरबिया, ट्रांस जॉर्डन और इजिप्ट बन गया है। ये आपके सामने जितना भी एरिया आ रहा है ये एरिया फलस्तीन का था, जिसको अब ब्रिटिश मैंडेट फलस्तीन कहा गया। और इस ब्रिटिश मैंडेट फलस्तीन में
प्रॉपर तौर पर यहूदी आबादकारी भी शुरू कर दी गई। याद रखिएगा पार्ट 1 में हमने थोड़ा सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है कि किस तरह उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई, किस तरह चंद साल पहले ही थियोडोर हर्जल ने ब्रिटिश जो जूइश स्टेट है उसका ऐलान कर दिया, किस तरह 1910 से लेके 1917 के दरमियान ये कॉन्स्पिरेसी अरब वर्ल्ड में की गई, खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की गई, पहले जंग अजीम में मुसलमानों को मारा गया, तोड़ा गया, हिस्से बखरे किए गए और आखिरकार एक ऐसी हुकूमत ला करके अरब वर्ल्ड में बिठा दी गई जो किसी तरह से भी खिलाफत के हक में नहीं थी, मुसलमानों के यूनिफिकेशन और इकट्ठा होने के हक में नहीं थी। इसका सबसे बड़ा फायदा जो कि ब्रिटिशर्स और जूस को ये हुआ कि जो वो आबाद इसराइल के नाम से एक रियासत फलस्तीन में करना चाह रहे थे, उसको अब आगे आने वाले वक्त में भी किसी तौर पे चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि मुसलमानों से पहली चीज तो खिलाफत छीन ली गई है, दूसरी चीज जो नया मिडिल ईस्ट बना है उसको फिरका वारियत में तब्दील कर दिया गया है, मालिकी, हनफी, शाफी और हम्बली स्कूल में उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया गया है। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम 1930 से 1948 तक के डिटेल तमाम इवेंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर 1948 से आज तक का जो पैलेस्टाइन है जो कंप्लीटली इजराइल में टर्न हो चुका है, जो थोड़ा बहुत हिस्सा वेस्ट बैंक का रह गया है, ईस्टर्न जेरूशलम का रह गया है और गजा का रह गया, उस पर आजकल घमसान की जंग जारी है जो इस वक्त आपके सामने है। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।